नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी टाइम्स की आज की इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आदेश गुप्ता जी से, जो कि डीपीएस में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एचओडी हैं। साथ ही आदेश गुप्ता कोचिंग केमिस्ट्री क्लासेस के डायरेक्टर भी हैं। आईआईटी नीट 11th-12th की प्रिपरेशन करवाते हैं। साथ ही इनके दो सेंटर हैं, एक यादव कॉलोनी में और एक सिविल लाइंस में। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। जी, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस प्रोफेशन में आना चाहते थे या फिर कोई और सपना था आपका? ड्रीम तो मेरा डॉक्टर बनने का था मैम, बट जी। कुछ कंडीशंस ऐसी बनती चली गई कि मुझे सर्वाइवल के लिए टीचिंग स्टार्ट करना पड़ा। एंड धीरे धीरे मैं इस प्रोफेशन को प्यार करने लगा। नाउ आई एम अ टीचर, फुल फ्लेज टीचर। जी, तो आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो लगभग कितना पुराना है? ऑलमोस्ट 20+ ईयर्स हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए। ओके, यानी काफ़ी पुराना है। वह काफ़ी पुराना, और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। जी। 17 की एज से मैंने स्टार्ट कर दिया था। ओके, वो तो उस समय तो आप खुद ही पढ़ रहे हाँ, होंगे। मैं एक्चुअली आई वाज जस्ट मैं अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था मैंने, जी। और उसके साथ-साथ मैंने पैरेलल में क्योंकि मुझे पढ़ना था तो आई हैव टू अर्न मनी, तो मैंने सोचा कि मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्यों ना ट्यूशन्स देना स्टार्ट करूँ। तो मैंने पहले ट्यूशन स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मैंने क्लासेस में कन्वर्ट किया, और इसके साथ-साथ मैं पढ़ता चला गया। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया। ओके, तो आपके इंस्टीट्यूट में लगभग कितने स्टूडेंट हैं? अभी आज की डेट में 150+ स्टूडेंट्स हैं मेरे सेंटर में। जी। अगर हम दोनों सेंटर्स की बात करें तो 150+ है मेरे पास। जी। आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो क्या वजह है कि लोग इतना घबराते हैं, इतना डरते हैं केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री वैसे कोई डरने का सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बट एक माइंडसेट बना दिया जाता है बच्चों का ऑर्गेनिक के नाम पे। जैसा कि हम सब जानते हैं केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक को एक टीचर्स एक हुआ बना देते हैं बच्चों के बीच में कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पढ़ना है, ऑर्गेनिक में ध्यान देना, ऑर्गेनिक को ज़्यादा फोकस करना। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो तीनों ही बराबर इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बराबर इंटरेस्टिंग पार्ट है। हाँ, थोड़ा-सा कार्बन के कारण, कार्बन उसके कंपाउंड्स हैं या थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्सिटी होने के कारण लोग उसको बहुत टफ मानते हैं, और वो एक दिमाग में भर दिया जाता है स्टूडेंट्स के कि ऑर्गेनिक पार्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत टफ पड़ेगा, उस पे बहुत ध्यान देना, उस पे ज़्यादा फोकस करो, तो बच्चे उससे क्या डरने लग जाते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। अदरवाइज केमिस्ट्री बहुत ईजी है। मुझे लगता है फिजिक्स और मैथ्स के कंपैरिजन में केमिस्ट्री ज़्यादा ईजी है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा है, फॉर्मूलेज ज़्यादा है, मैथ्स भी बिल्कुल सेम है, बट हमारी केमिस्ट्री में थ्योरी है। और एक और चीज़ मैम, कि फिजिक्स में क्वेश्चंस की वैरायटीज चेंज कर सकते हैं आप, बट केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन ही रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा। एटॉमिक नंबर प्री डिसाइडेड है, एटॉमिक मास प्री डिसाइडेड है, वो एज इट इज रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। कार्बन अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर सकता, नाइट्रोजन अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर सकता। तो वो सिलेबस जो आज से 20 साल पहले था वो आज भी है, लेकिन फिजिक्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, मैथ्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। तो मैं नहीं मानता मैम कि केमिस्ट्री बहुत टफ है। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री इजी सब्जेक्ट है कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स। तो आपको क्या लगता है कि केमिस्ट्री समझना ज़्यादा आसान है या रटना ज़्यादा आसान समझना समझना ज़्यादा आसान है। वो बच्चे गलती करते हैं कि उसको रटते हैं। जी। बच्चों को ऐसा बताया जाता है कि ऑर्गेनिक अगर आपको पढ़ना है तो आपको उसको रटना पड़ेगा। जी। वही रीजन होता है कि बच्चा डरता है। आपने आज किसी चीज को सपोज रट लिया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको याद रहेगा, 5वें दिन भूल जाएंगे। तो मैं बच्चों से हमेशा ये कहता हूँ कि आप ऑर्गेनिक को बार बार थरोली रिवाइज करिए। आज पढ़ा, 1 महीने बाद वापस से फिर उसको रिवाइज करिए, फिर एक अगले महीने बाद फिर उसको रिवाइज करिए। मतलब उसमें आप गैप देना तो जरूरी है, क्योंकि 3 पार्ट्स है हमारे, तो सब कुछ पढ़ना है, केवल ऑर्गेनिक तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। फिजिकल भी पढ़ना है उसको, ऑर्गेनिक भी पढ़ना है, ऑर्गेनिक पढ़ना है। तो जब थरो रिवीजन करता है तो उसे समझ में आने लग जाती चीजें, रिएक्शंस के मैकेनिज्म समझ में आने लग जाते हैं कि रिएक्शन क्यों हो रहा है और किसके साथ होगा। वो पार्ट रटने का नहीं है, वो पार्ट समझने का। और अगर एक बार उसने समझ लिया तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैम। मैं ये भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि JEE और नीट में सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर बच्चे करते हैं, अगर स्कोर कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए, अगर रैंक चाहिए, तो उन्हें केमिस्ट्री के पीछे ही भागना पड़ेगा। हम बहुत पढ़ लेते हैं फिजिक्स, लेकिन जब फिजिक्स करने जाते हैं तो 50 में से हमको 20 क्वेश्चन ही बनते हैं। 30 इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि उसमें वेराइटी आ जाती है JEE में। पर केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है, अगर 50 क्वेश्चन है तो आप 48 अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन हर 2-5 साल में रिपीट होते रहते हैं। तो नया कुछ नहीं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, बस उसको समझ के पढ़े, ज्यादा इजी बजाय उसको रट के पढ़े। जी, फॉर्मूलेज को, जो फॉर्मूले हैं हमारे केमिस्ट्री में, तो इनको आप याद करवाने के लिए क्या ट्रिक्स का यूज करते हैं या फिर किस तरह याद करवाते हैं? ट्रिक्स देते हैं, जहां जरूरी है मैम वहां ट्रिक्स देते हैं। हर जगह हम ट्रिक्स नहीं दे सकते बच्चों को, पर हाँ बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज करें।
प्रॉब्लम हमारे साथ ये आती है कि जैसे हमने 11th-12th बच्चे को ट्रिक्स दिए, जी। तो बच्चे वो ट्रिक्स सीखने के बाद में स्कूल में वो ट्रिक्स लिखते हैं, एंड बिकॉज वो तो स्कूल एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स है, वहां पर तो उनको पूरा सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए आंसर की, जी। तो वहां उनके मार्क्स फिर थोड़े कम आने लग जाते हैं। तो हम बच्चों को जी। ट्रिक्स देते हैं तो ये बताते हैं कि ये आपको केवल कॉम्पिटेटिव में हेल्प करेगा, एमसीक्यू पार्ट में हेल्प करेगा। अगर आपको स्कूल में लिखना है तो आंसर को थरोली पूरा थ्योरेटिकल लिखना है, तो उनको क्लियर किया जाता है। बट हाँ, ट्रिक्स देते हैं, ट्रिक्स जरूरी है और ट्रिक्स दे ही जानी चाहिए, क्योंकि वो टाइम बचाती है बच्चे का। जब आप जी। एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, बिल्कुल। जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर इकट्ठे एक साथ नीट में देते हैं या जेडब्ल्यू जब अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर इकट्ठे देना पड़ता है, तो वहां पर ट्रिक्स बहुत काम आती है। जी बिल्कुल। एक बात बताइए कि आजकल ये ट्रेंड है कि 11th-12th के साथ आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो क्या बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ जाता? आपको क्या लगता है? मैम, मेरा ये मानना है कि सिलेबस कुछ डिफर नहीं है। जी। पहले तो पेरेंट्स को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि 11th और जेडब्ल्यू का सिलेबस डिफर नहीं करता, जी। 12th जेडब्ल्यू या नीट का सिलेबस डिफर नहीं करता है। सिलेबस सेम है, अप्रोच डिफरेंट है। एक पूरा थ्योरेटिकल चलना पड़ता है, दूसरा हमको पूरा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पार्ट में है। तो अगर हम थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, थ्योरी को अगर हमने बहुत अच्छे से तैयार किया, तो 11th-12th तो हमारा अच्छा हो गई होगा, साथ में हम एमसीक्यू पार्ट भी अपना स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पार्ट भी। तो प्रेशर सिर्फ, हाँ, प्रेशर अगर देखा जाए तो मायने में एक ये रहता है कि स्कूल का भी पढ़ना है हमको, साथ में एमसीक्यू भी पढ़ना है। तो हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि आप अपने टाइम टेबल बनाइए, अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करिए। नहीं दे पाते, स्कूल जाते हैं आप अगर डेली, तो संडेज को बैठ करके आप 3-3 घंटे हर सब्जेक्ट को दीजिए। मैं नहीं कहता हूँ 24 आवर्स आपको संडे पढ़ना, बट 9 आवर्स अगर आप देते हैं और आपने एमसीक्यू लगाया तो 3 घंटे में कम से कम आप 200 से 300 एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। जी। आपके डाउट्स निकलते हैं, आप अपने टीचर से पूछिए, अपनी अप्रोच को बदलिए। तो प्रेशर बहुत तो नहीं होता है, बट हाँ, प्रेशर इन टर्म्स ऐसा रहता है कि बच्चा एक दिन में सब पढ़ना चाहता है, एग्जाम के एक दिन पहले। बिल्कुल। साल भर नहीं पढ़ना चाहता है, एग्जाम आया, कल उसको 12 चैप्टर्स आ रहे हैं, वो सोचता मैं आज रात को ही बैठ के 12 चैप्टर्स पढ़ लूँ, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। थोड़ा अभ्यास करता रहेगा तो ही इज द मास्टर, मेरा ये मानना है। जी। एक प्रॉब्लम और आती है कि 11th-12th में आपको रिटन में देना होता है, ये एमसीक्यूज होते हैं, तो वहाँ लिखने में फिर बच्चे पीछे हो जाते हैं, क्या ये भी एक वजह है? बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी चाहिए घर पे बैठ करके। आजकल तो टीचर्स ने ऐसा डिजाइन कर दिया, जैसे हम लोग, मैं अपने सेंटर की बात करता हूँ, जी। हमने तो टेस्ट को ऐसा डिजाइन कर दिया है कि बच्चे को एक बार एमसीक्यू टेस्ट लेते हैं और एक बार हम उसको थ्योरी टेस्ट लेते हैं, जी। ताकि बच्चा एमसीक्यू के साथ साथ जी। थ्योरी लिखने की भी हैबिट में रहे। बिल्कुल। नहीं तो क्या होगा, एमसीक्यू ज्यादा अगर हमने एमसीक्यू सिर्फ लिया और थ्योरी नहीं कराई, तो एग्जाम में फिर लैग ऑन करता है, मार्क्स कम आते हैं, तो पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि इस बात को लेकर के कि नाखुश रहते हैं कि बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं। जी। साथ में हम बच्चों को ये भी कहते हैं, जब आप घर पे पढ़ रहे हैं तो लिख करके पढ़ें, जी। बजाय सिर्फ रीड करें, क्योंकि जी। लिखेंगे आप तो हैबिट बन जाएगी। जी। आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, जी। आपकी अप्रोच जो लिखने की है वो बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है। जी। आजकल लोग जो डमी एडमिशन लेकर एनआईआईटी या इसकी तैयारी करते हैं, नीट की और जेईई वगैरह की, तो ये कहाँ तक ठीक है? अब मतलब ये स्कूल छोड़ के डमी एडमिशन लेकर पढ़ाई करना ज़्यादा बेटर है या फिर स्कूल जाना, क्योंकि और भी चीज़ें सीखते हैं बच्चे स्कूल। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल के साथ में अगर बच्चा तैयार होता है, जी। मैं आपको ऐसे बहुत सारे बच्चों के नाम बता सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे सिलेक्शंस दिखा सकता हूँ जी। जो फ्रेशर्स बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। मतलब स्कूल भी जाते थे, उसके साथ में उन्होंने नीट भी क्रैक करी, जी। जेडब्ल्यू भी क्रैक करी और बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले सब बच्चों को, जी। एनआईटीज में हैं या आईआईटीज में पढ़ रहे हैं। तो ये बच्चों का एक माइंडसेट हो गया, क्या नाम, एक चलन बन गया है कि अब भीड़ जहाँ जाती वहीं हम जाते हैं। बिल्कुल। तो 10 बच्चे अगर स्कूल से सोचते हैं कि हमने डमी ले लिया है, तो बाकी के 30 भी सोचते हैं कि हम भी अब स्कूल में नहीं जाएंगे, हम डमी लें, शायद हम ज्यादा अच्छे से एक्सेल कर लेंगे पढ़ाई में। बट वो रूटीन खराब करता है, रूटीन खराब हो जाता है बिल्कुल। उससे, बिल्कुल। क्योंकि स्कूल में जब पढ़ाई होती है, यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली होती हैं, प्री बोर्ड होते हैं, फाइनल होते हैं, तो सिलेबस प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। हाँ, बच्चों को एक दिन में ही 18 चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को ये चीज समझना चाहिए कि अगर स्कूल के साथ साथ हम तैयारी कर रहे हैं तो वो हमें बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। बट वो एक फैशन बन गया है, उस कारण से शायद बच्चों ने, और आप विश्वास कीजिए, आप पूछिए बच्चों से, कभी आप सर्वे कराइए इस चीज का कि कितने बच्चे हैं, अगर 100 की बात करूं मैं, जो आज की डेट में मतलब डमी एडमिशन लेकर पढ़ते हैं। एक तो पहला उनका रूटीन खराब होता है, स्कूल जाना है, सुबह 6 बजे उठना है, तैयार होना है, स्कूल जाना, लौट के आना है, फिर क्लासेस जाते हैं, फिर आके सेल्फ स्टडी करते हैं। पर जो बच्चा बिल्कुल से डमी ले लेता है, उसका रूटीन, मैं ऐसे बच्चों के थ्रू आया हूँ, ऐसे पेरेंट्स के थ्रू आया हूँ जो मुझे बताते हैं कि सर
बच्चा अब 10 बजे उठता है, 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा है, 2 बजे उसने खाना खाया, तब तक तो पढ़ा ही नहीं। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि फिर क्यों डमी एडमिशन्स लिया है? बिल्कुल। अगर डमी लिया है तो फिर आप उसी रूटीन को फॉलो कीजिए। मान के चलिए स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो 6 से 11, 6 से 12 आप बैठ के पढ़ाई तो करें एटलीस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भी है कि अगर मान लो हम बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल, मुझे लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल, लोगों केवल से मिलना और बिल्कुल, अदर बिल्कुल, एक्टिविटीज़ भी होती हैं बिल्कुल, स्कूल में। बिल्कुल, में फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी जी, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के साथ में, जी, क्योंकि आज के समय में पेरेंट्स का, नेबरहुड का, सराउंडिंग्स का इतना ज़्यादा प्रेशर है पढ़ाई को लेकर के कि बच्चों ने खेलना बंद कर दिया। हम जब थे मैम तो वी यूज्ड टू प्ले, हम खेलते भी थे, साथ में जी, पढ़ते भी थे, बिल्कुल। क्लासेस भी जाते थे, हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका कि मत खेलो। आज का बच्चा इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है, या तो फ़ोन उसके हाथ में रहेगा, या तो फ़ोन से ही खेलता रहेगा, या फिर वो सिर्फ पढ़ता रह जाता है। तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए ओवरऑल उसका ब्रेन का, वो नहीं हो पाता है प्रॉपर, बिल्कुल। उतना सोच नहीं पाता है। यही रीज़न है मैम, यही रीज़न है कि बच्चा पढ़ाई को लेकर के अब ज़्यादा डरने लगा है। आज से 20 साल पहले के बच्चे नहीं डरते थे इतना पढ़ाई को लेकर, क्योंकि उस समय डमी का फैशन ही नहीं था। अब तो एक फैशन हो गया मैम जी, डमी का, बिल्कुल, बिल्कुल। सर्वाइवल के लिए। जी। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं पेरेंट्स भी और स्टूडेंट भी कि 10th के बाद सब्जेक्ट क्या सेलेक्ट करें? तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगी? किस तरह उन्हें चूज़ करना चाहिए? मैं ये मानता हूँ मैम कि बच्चों को पहले तो पेरेंट्स को फोर्सफुली किसी भी सब्जेक्ट के लिए बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए जी, कि नहीं आपको डॉक्टर ही बनना, आपको जी, इंजीनियर ही बनना है। जी, आप पहले देखिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, जी, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट 24 आवर्स हम उनके साथ में रहते हैं। जी। तो हम देखते चलें, हम सुने कि बच्चा इंटरेस्टेड है, नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है मैथ साइंस, लेके पेरेंट्स फोर्सफुली उसको मैथ साइंस दिलाते हैं, उसे बायो दिलाते हैं, बोलते हैं तुमको तो इंजीनियरिंग ही करना है, तुमको तो मेडिकल फील्ड में ही करना है। जी, फिर वो 11th-12th में नहीं कर पाता, अच्छा पता चला 12th के बाद में सब्जेक्ट को चेंज करता है, किसी और फील्ड में जाना चाहता है। बिल्कुल। तो वो बच्चा ऑलरेडी पीछे 2 साल आपसे बैक में जा चुका है, क्योंकि उसने 11th-12th मैथ साइंस या बायो लेके पढ़ा और 12th के बाद में आप सब्जेक्ट चेंज कर रहा है। तो बच्चे का इंटरेस्ट जो हो, उसके लिए बेस्ट है मैम आप किसी काउंसलर्स के पास जाएँ, पूछें, देखें, उससे एक्टिविटीज़ करवाएँ कि बच्चा वाक़ई क्या इंटरेस्टेड है जो हम चाहते हैं करने के लिए। अगर इंटरेस्टेड है तो वेल एंड गुड, करना कर सकता है, और अगर नहीं इंटरेस्टेड तो बिल्कुल भी प्रेशर ना डालें कि आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है। जी। जैसे कि अभी आपने बोला कि मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड, इसके अलावा भी काफ़ी सारी आजकल फील्ड्स हैं, जैसे साइबर क्राइम हो गया या फिर होटल मैनेजमेंट हो बिल्कुल। गया या लॉ में की फील्ड है। तो काफ़ी सारी फील्ड हैं। ऐसे में केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो हम 10th, 11th, 12th तक पढ़ते हैं, तो वो कहाँ तक मतलब कहाँ काम आती है वो? केमिस्ट्री तो मैम देखिए डेली यूज़ में काम आ जाएगी। बच्चे ने जो पढ़ा है अगर उसको वो इम्प्लीमेंट करता है, जी, तो कहीं न कहीं वो अपनी डेली नीड्स में यूज़ करता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, चाय जी, पकती है मैम, जी, चाय पकती है तो चाय उबल करके ऊपर आती है, हम उसमें शक्कर डालते हैं, चाय बैठ जाती है। जी। तो हम उसको अपनी टर्म से बोलते हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बच्चे को जब हमें समझाना होता है तो हम बच्चों को यही एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर समझना है, हुँ, तो हो हुँ। सकता है वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इतना अच्छे से ना समझे, पर डेली यूज़ में समझ सकता है। बिल्कुल, तो साइंस का यूज़ तो हर जगह कहीं कहीं पर भी हो सकता है उसका डेली यूज़ में, तो यूज़फुल है। और पढ़ा हुआ मैम कभी वेस्ट नहीं होता। ये कहीं न कहीं उसका हमेशा हेल्पफुल रहेगा, जी। बच्चे को काम आएगा, और वो ग्रोथ में ही मतलब ग्रोथ ही करेगा उसके बाद में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ज्ञान कभी बेकार नहीं कभी भी जाता, बिल्कुल बिल्कुल। खराब नहीं जाता। इसी तरह एक और सवाल है सर पीएससी और यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इनमें कहते हैं साइंस के सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, टफ पढ़ते हैं। लोग मोस्टली साइंस फील्ड के लोग भी आर्ट्स लेके सोशल क्या सब्जेक्ट है वो हाँ जी, सोशल जी, तो वो ह्यूमैनिटीज़ सब आर्ट्स लेकर के जी, थोड़ा आर्ट्स ज़्यादा लेकर करते वो हैं। पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है ये कितना सही है? साइंस सब्जेक्ट से निकाला जा सकता है बिल्कुल यूपीएससी निकाला या जा सकता है पीएससी? मैम, बिल्कुल निकाला जा सकता है। आप कभी रिज़ल्ट उठा करके देखिए जी, यूपीएससी और एमपीपीएससी, तो जी, आपको 25% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, जी, जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, मतलब दे आर द साइंस ग्रेजुएट, जी, और वो साइंस के साथ में ही एमपीपीएससी, यूपीएससी देते हैं। जी, बट वो एक बच्चों को ऐसा, बच्चों की सोच है कि शायद ह्यूमैनिटीज़ थोड़ा ईज़ी पड़ता है, उसको याद किया जा सकता है। साइंस में वैरायटी ज़्यादा हो जाती है मैम, जी। सब्जेक्ट्स की वैरायटी ज़्यादा है, हुँ, हुँ। चैप्टर्स की वैरायटी ज़्यादा है, तो इस कारण से बच्चे साइंस से थोड़ा-सा दूर भागते हैं और ह्यूमैनिटीज़ की तरफ थोड़ा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल साइंस के साथ नहीं किया जा सकता, और बल्कि और ज़्यादा अच्छे से। साइंस स्टूडेंट की सोचने और समझने की जो क्षमता बिल्कुल, होती है, बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है, क्योंकि वो साइंस स्टूडेंट है एक जी, बेसिकली। जी, मैं जी, नहीं कह रहा हूँ कि ह्यूमैनिटीज़ वाले की नहीं होती, बट उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, वो जी, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। जी, तो एमबीबीएस स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी देते हैं, और वो निकालते हैं, बहुत ईज़िली निकाल देते हैं। जी। तो आपकी नज़र में लगभग कितने घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट है?
देखिए, अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो कम से कम बच्चे को 12 घंटे तो पढ़ना चाहिए, कम जी। से कम। ये मैं मैक्सिमम बात करूँ, अगर 10 घंटे भी पढ़ता है सेल्फ स्टडी तो वेल एंड गुड है, वो वेल एंड ओके। गुड है। एक ड्रॉपर बच्चे के पास क्लासेस के अलावा कुछ और काम नहीं होता, वो 10 घंटे ईजिली पढ़ सकता है। हम्म, 12th 11th का जो स्टूडेंट होता है वो स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, उसके बाद की बात करूँ तो उसे कम से कम 6 घंटे पढ़ना चाहिए। मान लीजिए 7 बजे घर पहुंचता है तो 8 बजे से बैठे तो 12 बजे तक, 1 बजे तक या 12 बजे तक पढ़े। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक 2 घंटे वहाँ मैनेज कर ले। हम्म। इतना पढ़ता है तो वो बच्चा कोई भी एग्जाम निकाल सकता है, कोई जी। भी एग्जाम निकाल सकता है। जैसे अभी हमने अभी डमी के ऊपर बात की है, इसी तरह लोग 1 साल का गैप ले लेते हैं 12th के बाद, और ड्रॉप फिर ले लेते हैं। जी उसके बाद फिर वो प्रिपरेशन करते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? अब मैम बच्चे के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, अब उसका ड्रीम ही उसे मेडिकल फील्ड में जाना, उसे आईआईटी में चाहिए, जी। तो वो ड्रॉप लेना तो उसकी मजबूरी है, जी। या यूँ बोल लीजिए सही भी है। अगर वो वाकई केपेबल है और वाकई वो डॉक्टर बनना चाहता है, वाकई आईआईटीज में पढ़ना चाहता है, तो ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते पढ़ाई ईमानदारी से करे। जी, भटकाव बस ना आए। बस। जी। तो ये बताइए कि फिजिकल एक्टिविटी या खेल कूद कितनी इम्पोर्टेंट है स्टडी के साथ? बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा सिर्फ किताबी ज्ञान से डेवलप नहीं हो सकता, जी। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज़रूरी है, जो आजकल के बच्चों में देखने को नहीं मिल रही हैं। जी। आजकल के बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, पूछता हूँ कि क्या खेलते हैं या बाहर घूमते हैं, तो बच्चों के जवाब होते नहीं। नहीं। ज़्यादा टाइम वो घर के अंदर ही देते हैं, और फ़ोन और टीवी, बस। ओटीटी प्लेटफॉर्म बच्चों जी। को बहुत पसंद आने लगा है आजकल के, बिल्कुल। मोबाइल बहुत पसंद है। और जब तक वो बाहर फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होगी मैम, बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। बिल्कुल। केवल माइंड की ग्रोथ नहीं करनी, हमें अल्टीमेटली ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए बच्चे का। क्योंकि कोई भी कंपनीज जब हमको हायर करेगी, बच्चे को लेती है, तो वो सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं देखेगी, वो फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ उसके ब्रेन का डेवलपमेंट भी देखती है। बिल्कुल। वो ये देखना चाहती है कि क्या ये बंदा हमारी कंपनी को ऊपर लेकर के जा सकता है, हम इसको हायर कर रहे हैं। अगर हम उसको पैकेज दे रहे हैं 20 लाख का, तो क्या हमें रिटर्न से 50 लाख का बिजनेस लौटा सकता है? तो फिजिकल एक्टिविटी जो बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, मैंने देखा है वो बच्चे बहुत फ्लाइंग कलर से बाहर निकलते हैं, बहुत फ्लाइंग कलर से। जी। जैसा कि आपने बताया कि आपका 2 दशक पुराना इंस्टीट्यूट है, तो तब से लेकर एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? और क्या चेंज आप चाहते हैं? चेंजेस तो बहुत आ रहे हैं मैम, बच्चों में खास करके आ रहा जी। है, पेरेंट्स में भी आने लग गया है। पेरेंट्स अब न्यू जनरेशन के हैं, तो पेरेंट्स बच्चों पे उतना प्रेशर, खैर मेरे को नहीं लगता कि आज के इतने देते हैं जितना जी। हमारे पेरेंट्स हमको देते थे पढ़ाई को लेकर के, जी। कि नहीं तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है, हम सर्वाइवल का अगर करना चाहते हो तो तुम कुछ अच्छा करो। जी। आजकल के पेरेंट्स तो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बिल्कुल। जो कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। गलत भी है मैम। क्योंकि जब तक कहावत थी कि जब तक मास्टर की छड़ी नहीं चलेगी बच्चा पढ़ता नहीं है, बिल्कुल। तो जब तक पेरेंट्स बच्चे के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर नहीं बनाएंगे, बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि चेंजेस तो बहुत आए, चेंजेस तो आए, पढ़ाई को लेकर भी आए, पढ़ने वालों में ज़्यादा आए, टीचर तो ऑलमोस्ट वही हैं। पर हाँ, ये भी है मैम कि हम मेहनत अब थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, पहले हमें मेहनत कम लगती थी क्योंकि बच्चे भी उतने ही हार्ड वर्किंग थे हमारे पास, उतने ही सिंसियर थे। अब क्या हो गया मैम कि टीचर्स ज़्यादा मेहनत करते हैं मुझे लगता है, और बच्चे कम मेहनत करने लगे हैं। बच्चे कम मेहनत करते हैं, जबकि हम उल्टा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा मेहनत करें ताकि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो हमारा नाम होगा, हमारा सेंटर का नाम होता है, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम होता है, हमें नेम फेम सब कुछ मिलता है उसके कारण में। और जहाँ तक रही बात मैम चेंजेस की, तो सिलेबस वाकई में मैम थोड़ा सा चेंजेस आने चाहिए सिलेबस में भी। हमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए बच्चों के पढ़ाने में, बजाय कि थ्योरेटिकल अप्रोच के। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा नहीं समझ पाता है, और टीचर्स भी उसको समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है टीचर्स के पास में उतनी, कि उसको अब क्या प्रैक्टिकल अप्रोच से समझाएं हम। जी। तो डिज़ाइन सिलेबस को ऐसा करना चाहिए जहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल का बिल्कुल बराबर इक्विलिब्रियम बना रहे, ताकि बच्चों को भी समझने में ईजी हो और टीचर को भी समझाने में ईजी पड़े। बिल्कुल। ये बताइए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में से स्टूडेंट किस में ज़्यादा ग्रैस्प कर पाते हैं? ऑनलाइन अपनी जगह सही है, ऑफलाइन अपनी जगह सही है, पर जो बच्चों के से ही सुनता हूँ मैं कि ऑफलाइन मोड बच्चे थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका रीज़न ये रहा मैम, क्योंकि देखिए कोविड रहा 2 साल, तो हमने भी ऑनलाइन पढ़ा, हम ये नहीं कह सकते कि ऑनलाइन बहुत ख़राब रहा है, बहुत ख़राब रहा। ऑनलाइन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन कोई नहीं था ऑप्शन कोविड नहीं। में, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे वही एक प्लेटफॉर्म था जिससे हमसे जुड़े रह सकते थे, तो हमने उसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया। बट ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस ये आ जाता है कि जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो बच्चों से 1 टू 1 होते हैं, हम बच्चों से घूम घूम करके देख सकते हैं, बच्चों को की नोटबुक में झांक सकते हैं कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है।
तो हम अपनी अप्रोच को उसके अकॉर्डिंगली मैम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं पढ़ाते पढ़ाते। कि हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चे को शायद नहीं समझ में आया है, तो अब हम उसको दूसरे तरीके से समझाएं। पर ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं थी। ऑनलाइन में हम बोर्ड में समझाते हैं उसको, या डिजिटल बोर्ड में हमने उसके बता दिया, बच्चे को समझ में आया नहीं आया, बच्चे ने पूछा, बच्चे ने तो हाँ कर दिया। पर जब तक हम उनके चेहरे नहीं देखते हैं, कि क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज बयां कर देती है बच्चे में कि उसको डाउट है आज भी, तो ऑफलाइन मोड ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू ऑनलाइन। और बच्चे डाउट्स भी क्लियर कर लेते हैं। बिल्कुल। 1 to 1 में बच्चों को आज हमने सपोज कोई एक चीज़ पढ़ाई, नहीं समझ में आया, 2 क्लास के बाद में बच्चा आकर के वो चीज़ हमसे पूछ सकता है। लेकिन ऑनलाइन में बच्चा बहुत हेजिटेट करता है, क्योंकि वो हम एक बॉन्डिंग नहीं हो पाती टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जी। जो एक ऑफलाइन बॉन्डिंग होती है हमारे हमारे एक स्टूडेंट के बीच में। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन मोड बहुत बेटर है कंपेयर टू दी ऑनलाइन मोड। बट नो डाउट, अब जहाँ साधन नहीं है, कुछ जगह आज भी हमारे इंडिया में ऐसी हैं या स्टेट्स में ऐसी हैं जहाँ बच्चों के पास में जो एजुकेशन का स्तर है वो नहीं पहुँच पा रहा है जो पहुँचना जी। चाहिए। तो उन बच्चों के पास में ऑप्शंस नहीं है ना, वो आ नहीं सकते, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है कि शहर में वो 12 महीने रह करके खर्च करें और उतनी फी दे सकें। तो ऑनलाइन की तरफ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंपेरेटिवली चीप है, सस्ता पड़ जाता है। जी। बट हाँ, ऑफलाइन ज़्यादा बेटर मोड है मैम, बेटर मोड है कंपैरिजन करेंगे कंपेरिजन तो में। ऑफलाइन ऑफलाइन ज़्यादा बेटर मतलब हम तो मैम टीचर से मतलब मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें ऐसे बच्चों तक पहुँचना चाहिए जो नहीं आ पा रहे हैं, या जो फाइनेंशियली वीक हैं, या जो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं पर उनके पास में साधन नहीं है। तो हम टीचर्स को ऐसा मिल करके एक सेंटर डालना चाहिए कहीं पर, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ने दिया जाए, रहने दिया जाए, खाने की सुविधा दी जाए, ताकि जो बच्चे वाकई डिजर्व करते हैं, बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे हैं इंडिया में जो डिजर्व करते हैं पर नहीं पहुंच पाते उस मुकाम तक जहां उन्हें होना चाहिए। तो हम कर सकते हैं, वी कैन डू। एक और इसमें ड्रॉबैक मुझे जो समझ आता है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका काफी टाइम बाद फिर कमेंट्स में हमें आंसर मिलेगा बिल्कुल ऑनलाइन में। जी और वैसे बच्चा डायरेक्टली पूछ डायरेक्टली सकता है, पूछ लेता है, तो तुरंत वो उसका तुरंत उस चीज को रेक्टिफाई कर सकता है और जी। आगे का समझ सकता है। जी। और अगर ऑनलाइन में डाउट उसका क्लियर नहीं किया तो बच्चा वहां रुक जाता है ना, बिल्कुल। और रुकने के बाद में बच्चा फिर वहां बैठ जाता है, फिर उसके बाद में आगे ही नहीं पढ़ता चैप्टर, क्योंकि उसे पता है कि जब तक मेरा वो डाउट क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं आ बढ़ पाऊंगा। नहीं पाएंगे जी। तो बेटर है कि मैम ऑफलाइन में क्या 1 to 1 होता है, फेस टू फेस आप टीचर से इंटरेक्ट हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बेटर है, कोई डाउट कोई बेस्ट है मैम ऑफलाइन, तो इसमें कोई जी। डाउट नहीं। बट अब नहीं है मैम कोई ऑप्शन, तो देन फिर बच्चे को ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। ये वो कहते भी ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हाँ बस वही है मैम जी। कि समथिंग नहीं, बिल्कुल ठीक। जी। जी मैम। आजकल ये देखने में आया है कि सभी को टेंशन, डिप्रेशन ये एक आम बीमारी हो गई बिल्कुल है। बिल्कुल मैम, स्टूडेंट्स भी इससे अछूते नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो इन चीजों से दूर रहें? हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आपने कि डिप्रेशन, देखिए कोटा जाने वाले बच्चों मैंने थोड़ा ज़्यादा देखा है। एक तो फैमिली प्रेशर है, उसके बाद फाइनेंशियल प्रेशर ही बच्चे ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे 12th 11th में आने के बाद में 17-18 साल के मैच्योर हो जाते हैं, समझने लगते हैं कि हमारे फादर या हमारे मदर या हमारे पेरेंट्स ने फीस कैसे दी है, वो जानते हैं। नहीं भी केपेबल हैं तो वो बेचारे भेजते हैं ड्रीम्स लेकर के कोटा में कि हमारा बच्चा मेडिकल से करके निकलेगा, आईटी में एडमिशन लेकर के ही जी। निकलेगा। बट ऐसा नहीं है मैम, हर बच्चा नहीं हर है। बच्चा मैम कहीं पर भी रह करके, बच्चे में अगर क्वालिटी है, बच्चे में अगर पढ़ने का डिवोशन, डेडिकेशन और पैशन तीनों है, तो बच्चा जबलपुर में भी रह के पढ़ सकता है और बिल्कुल। यहाँ पर भी निकल सकता है, और नो जी। डाउट निकल रहे हैं बच्चे। और रही बात मैम डिप्रेशन की, तो बच्चों को टाइम टाइम पर पेरेंट्स भी काउंसिल करते रहें, टीचर भी टाइम टाइम पर काउंसिल करते रहें, पूछते रहें जी। कि क्या प्रॉब्लम्स है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पेरेंट्स से नहीं खुलते मैम, जी। तो बिल्कुल। कई बार टीचर से खुल करके बोलते हैं, तो टीचर्स भी उनकी उतनी हेल्प करें कि जितना एक पेरेंट्स, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर आल्सो द गार्जियंस फॉर द स्टूडेंट्स ओनली, तो हम उनकी उतनी हेल्प करें, उन्हें समझाएं कि प्रेशर ना लिया जाए, क्योंकि बच्चे को जितना प्रेशर लेकर के पढ़ेगा मैम, उसका रिजल्ट उतना, उसका ग्राफ गिरता चला जाएगा। और जितना कम प्रेशर लेकर के, जितना एंजॉय करके पढ़ेगा, तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा आता है, उसका ग्राफ उतना अच्छा रहेगा। एक्सपेक्टेशंस बहुत ना डालें मैम बच्चों के ऊपर में, हम जो भी कर रहा है बस उसे ये समझाते रहे टाइम टाइम पर कि जो भी तुम कर रहे हो अपना 100% दो, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, केवल 100% देते रहिए आप उसको, बस यही है। और उसको समय समय पर काउंसलिंग करते रहिए, डिप्रेशन से बच्चा बिल्कुल निकल आएगा, डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। हंसी मजाक करते रहिए, हफ्ते में 15 दिन में, महीने में एक बार बच्चे को घुमाने ले जाइए, सिर्फ पढ़ाई 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 ही पेरेंट्स उससे एक्सपेक्ट ना करें जी। एक लाइट सा माहौल बिल्कुल रहे तो ज्यादा बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल अनका प्रेशर जो बहुत होता है वो बहुत ना रहे। ना रहे मैम। जी। तो क्या आप भी काउंसलिंग करते हैं अपने हाँ मैम स्टूडेंट्स करते हैं की? हम लोग। क्लासेस में जब एग्जाम्स होते हैं और बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, जी। तो हम बच्चों से कई बार कोशिश करते हैं कि क्लास में बात करें, पर अगर कई बार बच्चे बहुत संकोची होते हैं, बहुत हेजिटेशन होता है,
तो फिर हम बच्चे को अलग से बुलाते हैं अपने ऑफिस में और फिर उससे पूछते हैं कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या समझ नहीं आया आपको, जी या कुछ और प्रॉब्लम है। तो बच्चे डिस्कस करते हैं, बताते हैं। कई बार बच्चे बच्चे ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं सर हमें नहीं आया समझ में। तो हम बच्चों को बोलते हैं कि आप अलग से टाइम लीजिए, फिर से उस टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि जी मैम पूरा चैप्टर तो पढ़ाया नहीं जा सकता। पर बिल्कुल हाँ, जो जो टॉपिक्स हैं आपके डाउट आप वो पूछिए, हम जी दोबारा उनको हेल्प करते हैं। या उसके अलावा भी उनकी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको अपने लेवल पे ही हैंडल करें। बच्चे और हम, मैं और स्टूडेंट मिलके ही उसको हैंडल करें, किसी तीसरे को इन्वॉल्व ना करें। तो ये काउंसलिंग करते हैं। और आजकल सभी क्लासेस में मैम, अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर कुछ दिन पहले आया था कि कोटा और आईआईटीज के कॉलेजेस में एक बना दिया गया डिपार्टमेंट जो जी काउंसलिंग बिल्कुल करेगा स्टूडेंट्स की, जी ताकि डिप्रेशंस और सुसाइड केसेस के नंबर कम किए जा सकें। बिल्कुल तो इसी इसी के मद्देनजर वो गवर्नमेंट ने शायद डिसीजन लिया है कि बच्चा जो डिप्रेशन में जा रहा है, जो प्रेशर आ रहा है, उसके ऊपर अब कम से कम रहे मैम, या एंजॉय करके पढ़े बच्चा। जी कई बार देखा गया कि पेरेंट्स से ज्यादा खुले हुए होते हैं बच्चे टीचर्स के साथ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उन्हें कहीं जजमेंट का डर नहीं होता बिल्कुल कि जज बिल्कुल हमें बिल्कुल किया जाएगा। बिल्कुल 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 ऐसा होता है। जी बहुत सारे बच्चे, 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मैम जो टीचर से ज़्यादा बॉन्डेड होते हैं कंपेयर टू दी पेरेंट्स। जी मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण भी बच्चों में और पेरेंट्स में एक डिस्टेंस बन जाता है। जी ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ये। जी मैंने कहा ना मैम, आप उसके ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, बच्चा मान लीजिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अब वो डरने लगता है तो क्या, एक डिस्टेंस बनाने लग जाता है पेरेंट्स से। तो बिल्कुल पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करता, बट टीचर से डिस्कस करने लग जाता है कि सर या मैम हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, या हमको ये इश्यूज आ रहे हैं। तो हम नॉट एज अ टीचर बट एज अ फ्रेंड उसे समझाते हैं। बिल्कुल तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को काउंसलिंग में मदद करता है और बच्चों को डिप्रेशन से और एक मॉरल सपोर्ट देता है मैम। जी आपके इंस्टीट्यूट में डाउट क्लासेस वगैरह भी होती बिल्कुल होंगी। होती है मैम, डाउट क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, हर संडे हम बच्चों के टेस्ट लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों को आंसर की के साथ में डाउट्स पूरे क्लियर करते हैं। जो भी टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं पहले आंसर की दी जाती है, फिर बच्चों से पूछते हैं कि डाउट्स। तो बच्चे क्वेश्चन अपने हाथ रेज कर करके पूछते हैं और क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, हम उसको उसी समय क्लियर करते हैं। क्योंकि मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले बोला, अगर हमने डाउट को वहीं छोड़ दिया और हम बिल्कुल आगे बढ़ गए तो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, वो डाउट के साथ ही खड़ा रहेगा, क्योंकि उसका माइंड सेटअप है, एट द बैक ऑफ द माइंड उसके कहीं ना कहीं ही है कि मुझे तो डाउट है। और वो जो जब तक वो डाउट क्लियर नहीं, वो आगे नहीं जाता, नहीं नहीं और फिर जाएगा। कई चीजें आगे के जो टॉपिक्स हैं वो उस पर डिपेंड करते बिल्कुल हैं बिल्कुल कि वो अगर सब, आप इनिशियल चीजें नहीं समझ पाएंगे तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ वो सकते। सारे सब सभी मैम, चाहे फिजिक्स देख लें, चाहे जी केमिस्ट्री देख बिल्कुल लें, चाहे मैथ्स देख लें, चाहे बायो देख लें, सब इंटरलिंक्ड है। सिलेबस को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि सब इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल 11th का सिलेबस 12th से इंटरलिंक्ड है, 12th का सिलेबस 11th से इंटरलिंक्ड है। जी तो बच्चे को हर चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद नहीं करना है। मैं फिर बोलूंगा, बच्चे को याद नहीं करना। बच्चा जितना अच्छे से समझता है चैप्टर को, उसकी अप्रोच उतनी अच्छी हो जाती है, उतनी प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाती है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो एमसीक्यू हो मैम। जी बिल्कुल। तो आपने ये तो बताया कि बच्चों को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, पर स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, किस तरह से, क्या कितनी बार रिवीजन करने चाहिए, लिखकर याद करनी चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे। बच्चों को मैम कम से कम 2-2 घंटे पर डे हर सब्जेक्ट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए। ओके हर सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि फिजिक्स वाले को 3 घंटे दे, केमिस्ट्री को 2 घंटे दे, जी बायो को 1 घंटे दे। हर जी सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है हम्म, और हर सब्जेक्ट सिलेक्शन का अपना एक पर्सनल क्राइटेरिया रखता है। बिल्कुल जब बच्चा एक टाइम टेबल और स्केड्यूल के साथ चलता है कि 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ्स या 2 घंटे बायो पढ़ता है, तो बच्चे के को क्या है, बच्चे को एक सब्जेक्ट का प्रेशर कभी डेवलप नहीं होगा। बच्चे को पता है कि मैंने 2 घंटे फिजिक्स पढ़ा, मेरे इतने डाउट्स निकले, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ी, मेरे इसमें इतने डाउट निकले, 2 घंटे मैंने मैथ्स या बायो पढ़ा, मेरा इतना डाउट निकला। तो बराबर बराबर पढ़ने से क्या होता है, हम गाड़ी के चारों चक्कों में हवा अगर सही हो तो गाड़ी सही चलती है। पर अगर हम सोचे कि गाड़ी का एक चक्का पंचर हो और 2 चक्कों में या 3 चक्कों में हवा अच्छी हो तो गाड़ी खिंच जाएगी, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हर सब्जेक्ट की अपनी एक इंपॉर्टेंस। तो स्ट्रैटेजी में यही बोलूंगा बच्चों को कि हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दें, बजाय याद करने के समझें। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि केमिस्ट्री याद की जा सकती, याद करेंगे भूल जाएंगे, एग्जाम टाइम पे प्रेशर बिल्टअप होगा, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एग्जाम्स में। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आप उसको जितना समझें और जितना लिख लिख करके पढ़ें। 2 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको क्लासेस से पढ़ाया जाता है, क्लासेस से लौटिए, कोचिंग से लौटने के बाद में आपको जो रिवीजन करना है, आपने निकाला, एक रफ कॉपी रखी, उसमें से लिख लिख करके समझा आपने दोबारा उसको। जी क्या होता है कि आपके डाउट पढ़ते समय आपके डाउट्स निकलते हैं, आपने उसको मार्क किया, नेक्स्ट डे जब आप वापस अपने टीचर्स के पास जाते हैं, जी पहले अपने डाउट्स पूछ लीजिए। पढ़ाने के पहले आप उनसे पूछिए टीचर्स को कि हमको पहले ये डाउट क्लियर कर दिए, क्योंकि सारे टॉपिक्स रिलेटेड एक दूसरे से। तो टीचर्स जब
वो डाउट क्लियर कर दें, आप आगे का बढ़ जाइए, ये स्ट्रैटेजी है। जी। ये बताइए, अब कुछ पर्सनल सा मैं आपसे सवाल जी प्लीज पूछूंगी प्लीज। कि आप किस तरह के टीचर हैं? बच्चे आपके पास इजीली आ पाते हैं अपने कुछ पूछने बात रखने के लिए, या फिर डरते हैं? बहुत ईजिली, मैं बहुत पिप्पी और बहुत मस्ती करता हूँ बच्चों के साथ ओके। में। मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री एक मैंने अभी आपसे बोला ऑर्गेनिक एक भूत है बच्चों के दिमाग में। तो अगर हम वो प्रेशर लेके पढ़ाएं और बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट न करें तो बच्चे और डरने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों का हंसी मजाक भी करें, जी। बच्चों से थोड़ा मस्ती भी कर लें पढ़ाई के बीच में, और उनसे कई बार उनसे पर्सनली भी उनको जोक कर सकते हैं ताकि बच्चा जुड़ जाए। यही रीजन है ना मैम कि बच्चा बॉन्ड तभी तो बनाएगा। बिल्कुल। अब पेरेंट्स जो नहीं कर पाते वो टीचर्स को करना है। जी। तो हम वो क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि अगर बच्चा पेरेंट्स से नहीं खुल पा रहा हमसे खुले, जी। तो हमें वैसा होना पड़ेगा मैम। बिल्कुल। तो पढ़ाई, सारा दिन बच्चों को पढ़ाना, इसके अलावा और क्या शौक है आपको? पढ़ाई के अलावा मैम मैं थोड़ा पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूँ तो मैं मंदिर जाना पसंद करता हूँ, और मुझे मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मतलब मैं घूमना पसंद करता हूँ अपने फ्री टाइम पर या छुट्टियों पर। मैं अपने फैमिली के साथ वेकेशन पे जल्दी निकल जाता हूँ और बाय रोड जाना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू ड्राइव, मुझे ड्राइविंग भी बहुत पसंद है। तो मुझे ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाना ही सब कुछ है मेरी लाइफ में, मतलब पढ़ाई के अलावा मैं इंजॉय करता हूँ लाइफ को मैम। इनफैक्ट मैं तो सबको बोलूँगा, इवन स्टूडेंट्स को भी कहूँगा, पढ़ाई करने के अलावा भी आप इंजॉय करिए, बट रूटीन के साथ में। कहीं ऐसा ना हो कि हम इंजॉय ज़्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं, पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, इंजॉय नहीं कर रहे हैं। दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन कीजिए। आप बिल्कुल फ्लाइंग कलर्स के साथ में सारे एग्जाम्स निकालेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। और मुझे बल्कि ये लगता है कि अगर एंजॉय करते हुए हम पढ़ाई करें तो ज्यादा बेटर रिजल्ट बिल्कुल हमें मिल बिल्कुल, पाएंगे। बहुत बहुत बच्चा परफॉर्म अच्छा करेगा। जी। बच्चा प्रेशर नहीं होगा। जो डिप्रेशन आ रहा है ना, आप देखिएगा जिस दिन बच्चे ने समझ लिया कि अगर हम इंजॉय करके पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन नाम की बीमारी दूर चली जाएगी। बिल्कुल। बच्चों में डिप्रेशन बचेगा ही नहीं। बच्चे इंजॉय करने लग जाएंगे, बच्चे स्कूल जाना भी स्टार्ट कर देंगे, बच्चे कोचिंग्स में भी इंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि बच्चा, हालांकि कोचिंग समय में बच्चा इंजॉय करता है नो डाउट, जी। बट वो जो कुछ बच्चे आज भी ऐसे होते हैं जो डरते हैं टीचर से बात करने में। सपोज मैम 50+ स्टूडेंट है तो 45 आपको मिलेंगे जो आपसे जल्दी बॉन्ड हो जाते हैं, 5 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनसे बॉन्डिंग थोड़ा लेट होती है। तो रीजन उसका यही होता है, वो जल्दी इंटरेक्ट नहीं होते, या तो वो फैमिली, वो एक ऐसी फैमिली से निकलते हैं जहाँ ज्यादा बात नहीं होती है, तो उनके नेचर में आ जाता है। एक्चुअली थोड़े शाय भी होते हैं, या फिर बिल्कुल कॉन्फिडेंस की कमी कमी हो ही जाती होती है है, कि भाई बिल्कुल। हम बोलेंगे तो हमारे फ्रेंड्स हमारे बारे में क्या मजाक ना सोचेंगे उड़ाएं, या या टीचर फिर हमारे बारे में क्या हाँ सोचेंगे। जी। इनफैक्ट मैम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोचिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप घर से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ आपको नए दोस्त मिल रहे हैं, जहाँ आपको एक टीचर नहीं एक फ्रेंड मिल रहा है। आप बिल्कुल खुलिए, आप बोलिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई आपका मजाक उड़ाएगा, या और उड़ाने दीजिए ना मजाक में। मजाक उड़ाने में क्या है? तो मजाक तो हर किसी का उड़ता है, अगर आप नहीं भी बोलेंगे तब भी उड़ेगा और आप बोलेंगे तब भी उड़ेगा। तो आप खुलिए। मेरा तो बच्चों से कहना है कि आप बहुत ओपन माइंडेड रहिए, अपनी सोच को सिकोड़ के मत रखिए, बोलिए बिल्कुल। तो एक और आपका प्लीज। पर्सनल सा सवाल कि आपने जैसा बताया कि आप डॉक्टर बनना चाहते जी। हैं, फिर आप इस फील्ड में आए, जी। तो फैमिली का क्या रिएक्शन रहा कि बच्चा डॉक्टर बनते बनते ये क्या चेंज कर लिया है? फैमिली का ऐसा था मैम कि एक्चुअली मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ। तो मेरे फादर मदर तो उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे फी। जब मेरा एडमिशन होने की बात आई थी, मैंने जब टीचिंग स्टार्ट किया था तो हाँ, उनको ऐसा लगा कि भाई अभी चूंकि पढ़ रहा है, अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल रहा है, तो हो सकता है कि ये कर ले, बाद में चेंज कर लेगा। बट वो इंटरेस्ट इतना आने लगा मुझे पढ़ाते पढ़ाते ही कि मुझे इस प्रोफेशन से बहुत प्यार होने लगा। तो नाउ माई फैमिली इज हैप्पी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और शायद भगवान का मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस चीज़ के लिए कि मैंने जितना सोचा था मैम उससे कहीं ज़्यादा मुझे दिया ईश्वर ने, कहीं ज़्यादा उससे दिया मुझे। तो वो सभी खुश हैं आज की डेट में, ऐसा कुछ नहीं। जी। तो आपका विजन क्या है नेक्स्ट कुछ ईयर्स में? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं एक फुल फ्लेश सेंटर खोलना चाहता हूँ मैम, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। हो सकता है कि विद इन ईयर और 2 मैं एक फुल फ्लेश सेंटर डाल लूँ, और कुछ मैं एक एनजीओ के साथ भी जुड़ना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा ना, आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हम तक नहीं पहुँच पाते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ, जहाँ उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई दी जाए, किताबें दी जाए, बैग दिया जाए, मतलब उन्हें सारी फैसिलिटीज दी जाए बच्चों को, ताकि वो और बच्चों से पीछे ना रहें और अपने आप को पीछे ना रखें। ये मेरा विजन है। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं कुछ ऐसा कोशिश करूंगा। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके पास में आऊँ तो आप मुझे बोलें कि आपने अपने विजन को पूरा कर लिया। जी बिल्कुल, हमारे सी टाइम्स की शुभकामनाएं। थैंक यू आपके सो साथ मच। बहुत जल्दी आप अपना ये लक्ष्य पा लेंगे। ये बताइए कि इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है? इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट नॉलेज के लिए तो इंग्लिश इज अ मस्ट अब। आज भी हमारे पास जब हिंदी मीडियम बच्चे आते हैं तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं और बच्चों से कम पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज जो टीचर्स यूज करते हैं पढ़ाते समय में, वो इंग्लिश इजी है कंपेयर टू द हिंदी टर्मिनोलॉजीज।
लिखने में भी ईजी है और बोलने में भी ईजी है। जी लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट में मैंने देखा है कि आजकल तो अब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इन्होंने मस्ट कर दिया कि हिंदी में पढ़ाना कंपलसरी हो गया है। तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो गया है जो बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पाते थे या हिंदी माध्यम से 11th-12th पढ़ करके आते थे। बट बच्चों को ये बोल बताना पड़ेगा कि मैम कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, बहुत सी- सब्जेक्ट नॉलेज के लिए भी, मार्केट में सर्वाइवल के लिए भी। जी, आपके आप अपने आप को प्रेजेंटेबल रख सकते हैं इंग्लिश में, बिल्कुल। तो शायद ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस की जो कमी है वो वो उसका एक इसलिए बस रीजन वही ये एक भी रीज़न हम है कह कि सकते हैं। इंग्लिश ना बन पाना, जी नहीं बन पाना। तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है मैम। जी ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमें हिंदी नहीं बोलना है, बट साथ में हमें इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, भले ही हम उसको बोलचाल में यूज़ ना करें। जी हम समझ सकें, दिमाग में बैठा सकें और उसको वापस रिप्लाई कर सकें। और एक क्राइटेरिया है, उससे बाहर अगर हमें जाना है, जैसे बिल्कुल, इंडिया में है तब तक ठीक है, लेकिन ठीक अगर है। हमें बाहर कहीं जाना है तो फिर हमें ज़रूरी है, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हो नीड है जाता है, हमारी। बहुत जी, ज़रूरी हो जाता है मैम। तो चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम देखिए, मैं बस एक ही मैसेज दूँगा बच्चों को कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस मिलती है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्ड वर्क से, डिटर्मिनेशन से, पैशन से, और थोड़ा पेशेंस रखिए आप। होता है कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, रिज़ल्ट नहीं आता है तो हम छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि हमने इतनी मेहनत की नहीं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। हो सकता है जब आप छोड़ने वाले हों, उसके पीछे ही सक्सेस खड़ी हो आपके लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। थोड़ा पेशेंस रखें, मेहनत करते जाएँ, ईमानदारी के साथ में अपने लक्ष्य को बिल्कुल अर्जुन के तीर की तरह रखें कि हम बिल्कुल लक्ष्य पे ही नज़रें होनी चाहिए, लेकिन प्रेशर के साथ लक्ष्य ना बनाएँ अपने। विदाउट प्रेशर काम करें, विदाउट प्रेशर पढ़ाई करें। देखिए आप, हर एग्ज़ाम्स, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो जेईई हो, चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस हो, 11th-12th बोर्ड हो, 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, हर एग्ज़ाम्स में आपका रिज़ल्ट बेहतर नहीं, बेहतरीन आएगा, जी, बेहतरीन आएगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो थैंक में यू सो आने के मच लिए मैम। जी मैम। और हमारे सवालों के इतने खुलकर जवाब थैंक देने यू के सो लिए। मच, थैंक यू मैम। जी, मैं भी सी टाइम्स का बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जी। तो हम बात कर रहे थे आदेश गुप्ता जी से, जिन्होंने स्टडी किस तरह की जाए पूरी स्ट्रैटेजी बच्चों को समझाई है, और कोई भी बहुत ही सुंदर बात कही कि कोई भी सब्जेक्ट टफ या ईज़ी नहीं होता। आपके पढ़ने का तरीका, अगर आप उसे समझ के पढ़ते हैं तो वो आपके लिए ईज़ी हो जाता है। नहीं समझेंगे तो वही सब्जेक्ट आपके लिए टफ रहेगा। और भी काफ़ी सारी बारीकियाँ हमें बताई हैं। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ ज़रूर उठाएँगे। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। थैंक यू।